नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी YouTube क्लास एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास और आज का अपना टॉपिक रहेगा अगला भेद है समास का कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। दोस्तों, यदि क्लास आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, इसके लिए आप जो है वो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास कर्मधारय समास। देखो, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है और उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। जैसे विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण वह शब्द होता है जिससे विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से उपमेय मूल वस्तु जिसका हम किसी और वस्तु से तुलना करके क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उपमान का इस्तेमाल कर लेते हैं। उपमेय और उपमान का, और इसके साथ ही साथ विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है किसमें, कर्मधारय समास में। ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास में शब्द है महापुरुष, समस्त पद है, महापुरुष सामासिक पद है। विग्रह क्या होगा इसका, विशेषण और विशेष्य के हिसाब से देखें तो इसमें महान है जो पुरुष, महान विशेषण, पुरुष विशेष्य, क्या होगा, महान है जो पुरुष, क्या हो गया, महापुरुष। समास विग्रह महान है जो पुरुष और सामासिक पद समस्त पद क्या हुआ, महापुरुष। इसी प्रकार से उदाहरण देखिए, शब्द है श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, यानी विग्रह क्या होगा, श्वेत है जो पत्र। देखो, जैसे कि हमने पूर्व में बात की है, समास में विग्रह करते समय जो है वो हमें मूल पद को ही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभार जो है वो मूल पद का इस्तेमाल न करके हम जो उसके पर्याय का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, करना पड़ता है। देखो, समास क्या है, समास बहुत कम शब्दों में बड़ी बात को, बड़े अर्थ को, गूढ़ अर्थ को प्रकट करता है। जैसे हम कहते हैं कि गागर में सागर भरना, मतलब क्या है, समास के माध्यम से हम विभक्ति चिह्न को हटा देते हैं और एक पूर्ण अच्छे अर्थ वाला जो एक सामासिक पद, समस्त पद बना लेते हैं। गागर में सागर भरना, बहुत कम शब्दों में बड़ी गूढ़ अर्थ वाली बात कह देना। तो ऐसे में समास जो है उसका हम प्रयोग बहुतायत में करते हैं। जैसा कि हमने देखा, महापुरुष, दो पद है, जोड़ करके एक पद बना लिया और विभक्ति के साथ लिखे, विग्रह करके लिखे तो एक बड़ा पद बनता है। तो हम बड़े पदों से ज्यादा लिखने से जो है वो बचने के लिए क्या करते हैं, सामासिक पद का, समस्त पद का प्रयोग करते हैं, जो अपने आप में गूढ़ अर्थ देता है। इसी तरह से उदाहरण देखिए, जैसे शब्द है अपने पास में महात्मा, विग्रह क्या होगा, महान है जो आत्मा, महान आत्मा। तो ये तो हमने कुछ उदाहरण देखे किसके, विशेषण और विशेष्य के। ठीक उसी प्रकार से जो है वो उपमेय और उपमान के उदाहरण देखिए, विशेषण और विशेष्य के। उपमेय और उपमान के उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास शब्द है मुख चंद्र, मुख चंद्र,
विग्रह क्या होगा समस्त पद का मुखचंद्र का? चंद्रमा के समान नहीं, क्या होगा? मुख चंद्रमा रूपी, क्या हो गया? मुख। इसमें रूपक शब्द का जो चिन्ह है पहचान का, रूपी, रूपी शब्द का जो है इस्तेमाल होता है, जैसे चंद्रमा रूपी मुख। इसी प्रकार से उदाहरण देखिए, जैसे विद्याधन, विद्याधन, विग्रह क्या होगा समस्त पद का? विद्या रूपी, रूपी धन, विद्याधन, विद्या रूपी धन। उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास शब्द है भव सागर, भव रूपी सागर, संसार रूपी समुद्र। उदाहरण देखिए, जैसे है अपने पास में चरण कमल, विग्रह क्या होगा समस्त पद का? कमल के समान चरण। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से क्रमधारय समास है उसमें विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान का जो है वो संबंध पाया जाता है। विग्रह करते समय जो है वो विभक्ति चिन्ह के रूप में हमारे सामने है जो आता है विशेषण विशेष्य में, और उपमेय उपमान जो है उसमें विग्रह करते समय जो विभक्ति चिन्ह के रूप में हमारे सामने आता है वह है के समान या रूपी आदि से हम जो है इसकी पहचान करते हैं। अगला भेद देखिए दोस्तों, इसमें समास में अपने पास अगला भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे कि सबसे ही पता चलता है, हमारे पास जो है वो द्वंद्व समास के ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें से किसी एक को हम महत्वपूर्ण नहीं मान सकते, यानी कि इसमें क्या होता है दोनों ही पद मुख्य होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी हम क्या है इसमें द्वंद्व में असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो दोनों पद हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं। इसमें एक जो है वो पद को हम मुख्य या प्रधान नहीं कह सकते। और इस समास में क्या होता है, विभिन्न जो पद होते हैं, विभिन्न पद जो होते हैं वो किसी योजक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसमें समासिक पद, समस्त पद जो होता है उसके उदाहरण को जब हम देखते हैं तो उसमें दो पदों के बीच योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और विग्रह जब करते हैं तो उस स्थिति में इसमें क्या होता है, देखो जब समस्त पद है तो उसमें क्या होगा, योजक का इस्तेमाल होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, और यदि विग्रह करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारे पास या तो क्या आता है, और आता है, या आता है, या अथवा आता है, और क्या आता है, एवं शब्द भी देखने को मिलता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास शब्द है रात दिन, समस्त पद है, सामासिक पद है, रात दिन। विग्रह क्या होगा, रात और दिन। उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास में शब्द है दाल रोटी, विग्रह क्या होगा, दाल और रोटी। आयात निर्यात, विग्रह क्या होगा,
आयात और निर्यात। जैसे देखो उदाहरण है अपने पास में हानि लाभ, लाभ हानि। क्या होगा? हानि या लाभ। उदाहरण देखो, जैसे अपने पास शब्द है आना और जाना। विग्रह क्या होगा? आना और जाना। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि द्वंद्व समास जो होता है उसमें योजक चिह्न का सामासिक पद में इस्तेमाल करते हैं, और जब विग्रह किया जाता है तो उस स्थिति में अपने पास में होते हैं और, या, अथवा, एवं इत्यादि जो है वो पदों का इस्तेमाल करके विग्रह किया जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है वो हमने आज पढ़ा द्वंद्व समास। तो दोस्तों पुनः आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।